हेलो गाइस, वेलकम टू एडू फोरम एकेडमी। मैं आदित्य। आज हम एनसीईआरटी के ज्योग्राफी की क्लास 7 का 5th चैप्टर पढ़ेंगे और आज का टॉपिक है जल यानी वाटर। तो अभी हमने अर्थ पढ़ा, पृथ्वी के ऊपर और अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में देखा। तो हम पृथ्वी पर हैं, अब पृथ्वी पर कौन कौन सी चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसमें एक चीज़ है, वो है जल। ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है। अगर पानी ना हो तो हमारा सरवाइव करना मुश्किल है और पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जल, अब जल बेसिकली हमने देखा था कि आप जरा इस चीज़ को देखिए, स्थल भाग और समुद्री भाग। तो इसमें हमने देखा कि 1/3 भाग पर तो जल ही है और 1/4 पर आपका स्थल है। फिर भी आपने सुना होगा कि आने वाले समय में जल की समस्या बढ़ने वाली है। तो जल की समस्या ऐसा क्या है कि जल इतना ज्यादा होते हुए भी आने वाले समय में हमें पानी नहीं मिलेगा। बेसिकली इसका कारण यह है कि हम साफ पानी पीते हैं, साफ जिसे मीठा जल कहते हैं। अब ये जो पानी आप देख रहे हैं, सारा इतना बड़ा समुद्र देख रहे हैं, ये खारा जल है। खारा मतलब इसमें सोडियम क्लोराइड मिला होता है। बेसिकली जो आप नमक देखते हैं तो ये पूरा नमक से भरा हुआ होता है। तो इसे हम डायरेक्ट पी नहीं सकते, इसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमें जो इस्तेमाल करना है वो मीठा जल है। अब मीठे पानी का मैं पूछूं आपसे, तो मीठा पानी हमारे लिए कितना अवेलेबल है? तो टोटल पानी में जो महासागर आपने देखे, उसका उस पानी का जो पृथ्वी पर जितना पानी है 97% ये महासागरों में है। और महासागर क्या है? खारे हैं। तो अब हमारे पास केवल 3% के आसपास बच रहा है। 3% में अब आपको ये ध्यान रखना है कि हमें जो मीठा पानी या पीने का पानी या इस्तेमाल करने का पानी मिल रहा है, उसका सबसे बड़ा सोर्स क्या है? किन स्रोतों से हमारे धरती पर साफ पानी ज्यादा रूप में अवेलेबल है? तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो बर्फ के छत्र यानी ग्लेशियर्स के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो ग्लेशियर्स बहुत बड़े बड़े हैं और यही ग्लेशियर्स लगभग 2% आपके टोटल मीठे पानी का सोर्स हैं। ठीक है, मतलब पृथ्वी पर जितना भी मीठा पानी पीने के लिए हमारे पास जो भी सोर्स है, उसका सबसे बड़ा प्रतिशत बर्फ छत्रक यानी ग्लेशियर्स के रूप में मौजूद है। इसके अलावा भूमिगत जल यानी अंडरग्राउंड वाटर, जैसे आप हैंडपंप से पानी निकालते हैं तो हम देखते हैं कि एक हैंडपंप में हम जितनी देर चलाएं उतनी देर तक पानी आता है और कई कई साल तक आता है। वो भी बहुत बड़ा सोर्स है। लेकिन आप देखिए कि भूमिगत जल का जो ग्राउंड वाटर जो हमें प्राप्त है वो केवल 0.68% प्राप्त है, यानी 1% भी हमें वो ग्राउंड वाटर नहीं मिलता। इसके बावजूद भी भूमिगत जल, फिर झीलों के जल जो खारे नहीं है। अब झीलों में भी ऐसे जल जो खारे नहीं है, उनका मतलब कुल परसेंटेज में हिस्सेदारी 0.009%। ठीक है, इसके बाद स्थलीय समुद्र और नमकीन झीलें, तो ये जल आप यूज नहीं कर सकते, राइट। हालांकि इनका मात्रा बहुत कम है, लेकिन आप ये यूज नहीं कर सकते। इसके बाद जो वायुमंडल में जल है ना, ये भी आप देख रहे हैं, ये जल इतना है कि नदियों से ज्यादा इनका प्रतिशत में आ जाएगा। ये जो हवा में जल तैरते हैं, जिसको आपने बारिश के रूप में देखा है, जब ये संघनित हो जाते हैं, डेंस हो जाते हैं, तो बारिश होता है। फिर हमें बड़ी बड़ी नदियां दिखती हैं। तो नदियों में जितना जल हमने देखा है या जितना जल हम सोच सकते हैं, उससे ज्यादा जल हमारे वायुमंडल में है। और लास्ट में सिर्फ नदियां आती हैं जिसमें केवल 0.0001%। ठीक, तो ये आपका सोर्स है। ये ध्यान रखना है कि हमें मीठा पानी का सोर्स, सबसे बड़ा सोर्स क्या है, उसके बाद सबसे बड़ा सोर्स क्या है, उसके बाद सबसे बड़ा सोर्स क्या है। तो आपने इसमें क्या देखा गाइस, ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि हमें जो मीठा पानी पीने को मिलता है
उसका सबसे बड़ा सोर्स क्या है? तो हमने देखा बर्फ, ग्लेशियर्स, राइट। उसके बाद जो नंबर आता है वो है भूमिगत यानी अंडरग्राउंड वाटर का, भूमिगत जल। फिर झीलों का मीठा जल, अलवड़, अलवड़ ये क्या होता है हम अभी बात करेंगे। अभी आपको जानना है अलवड़ यानी मीठा जल आपको मिलता है झीलों में। इसके बाद सबसे ज्यादा बर्फ में, ग्लेशियर्स में, फिर अंडरग्राउंड वाटर, फिर झीलों में। इसके बाद आपका स्थलीय समुद्र और नमकीन झीलें, इनमें भी जल मिलता है, लेकिन ये हमारे पीने का पार्ट नहीं है, ये काफी खारा है तो इसे भी हम यूज नहीं कर सकते। लेकिन ये इनसे थोड़ा अलग है। वो कैसे अलग हो जाते हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। वायुमंडल में जो जल है, इसके बाद उसका नंबर आता है यानी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और ये नमकीन झीलें 5वें नंबर पर, वायुमंडल में जो जल है वो 6ठे नंबर पर, और 7वें नंबर पर आपके पास नदियों का जल है जो आपको मीठे पानी का सोर्स देता है, ठीक है। इतना होने के बावजूद भी हम कहते हैं कि पानी की समस्या हो सकती है भविष्य में, इसलिए पानी बचा कर रखिए, क्योंकि हमारी जरूरतें बहुत बड़ी हो जाती हैं। हम पानी का इस्तेमाल बहुत बुरी तरीके से करते हैं, इनसिंसियर तरीके से करते हैं। तो आने वाले भविष्य में जो हमारी नई पीढ़ी आएगी, हो सकता है उन्हें जल के लिए काफी परिश्रम करना पड़े, ठीक है। आप मैदानी क्षेत्रों में हैं तो आपको मैदानी क्षेत्रों में पानी बहुत इजीली मिल जाता है, 2 पंप लगाए पानी निकल के आ गया। आप रेगिस्तानी क्षेत्रों में जाइए तो वहां पे एक आदमी का पूरा जीवन सुबह शाम बस इसी में लगा रहता है कि सुबह जाए पानी लेकर के आए और उससे फिर काम करे, ठीक है। इसी तरह से अगर आप पहाड़ों पर जाएंगे तो वहां पे ग्लेशियर्स तो हैं, लेकिन वो ग्लेशियर्स पानी तो तब बनेंगे जब पिघलेंगे, और वहां का टेम्परेचर ही ऐसा नहीं है कि पिघल सके। तो जहां पर पानी नहीं है वहां तो आज भी समस्या है, लेकिन जहां पर पानी है, इजिली अवेलेबल है, वहां लोग इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं इनसिंसियर ढंग से कि आने वाले समय में उसका वो भी कम होने वाला है, उसकी मात्रा भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस सब का ख्याल रखें, ठीक है ना। अब इस बात को समझिए कि हमने सपोज जितना भी जल देखा, जितने माध्यम से, वो सारे 100% हैं, उनको 100% मान लेते हैं। 97% नदियों में, बाकी हमने वर्गीकरण किया, उसमें देखा कि कहां कहां हमें जल प्राप्त है, तो टोटल मिला के 100% हो गए। अब ये 100% जल आज से नहीं, सदियों से विद्यमान है, मतलब सदियों से पृथ्वी पर ये हैं। अब समुद्र में जल देखा, बर्फ में जल देखा, नदियों में जल देखा, वायुमंडल में भी पानी होता है। ये सब पानी एक समय तो रहता नहीं है, मतलब बारिश हुआ तो वायुमंडल से जल आ गया जमीन पर। अब वायुमंडल में फिर कहां से पानी आएगा? नदियां आप देखते हैं बहते हुए, तो जो पानी आपने देखा वो पानी थोड़े दिन बाद वहां नहीं रहेगा, वो वहां से बह जाएगा, बह गई कहीं और चला जाएगा। तो वहां पे नया पानी कैसे आ गया? हम इसके सोर्स में जाते हैं, तो बेसिकली ये है कि आपने पानी का सबसे बड़ा सोर्स देखा हुआ है समुद्र। मैं आपसे कहूं कि एक गिलास समुद्र का पानी लीजिए, उसे मीठा करके दिखाइए, तो इस पे बात की जाती है टेक्नोलॉजी की, इन्वेंशन की। टेक्नोलॉजी की बात तो हो रही है, लेकिन ऐसा कोई अभी तक टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाया कि आप इसके पानी को इजीली मीठे पानी में चेंज कर दें। तो इस पानी को जो सबसे बड़ा फिल्ट्रेशन काम है वो नेचुरल है। कैसे? ये आपने देखा कि ये समुद्र है, राइट। हम जानते हैं कि जब इस पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो ये जल गर्म होगा। अब ये पानी गर्म होने के बाद वेपराइज्ड होगा, यानी वाष्पित होगा, और यही वेपराइज्ड होकर के फिर हवा में चला जाएगा। तो हम बोलेंगे कि वायु आर्द्र हो गई, ठीक है। अब ये वायु आर्द्र होकर के वहां से, तो समुद्र से इसने पानी उठाया अपने अंदर, और ये वायु फिर बहती है, क्योंकि वायु तो रुकनी तो बहती रहती है। फिर ये आता है स्थल पर। अब इसको आप यहां समझिए, ये आपको बंगाल की खाड़ी दिख रही है और आपको भारत दिख रहा है। अब ये क्षेत्र है कर्क रेखा, और कर्क रेखा के नीचे का क्षेत्र। मैंने आपसे कहा था कि ये इस क्षेत्र पर सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं। गर्मी का दिन सपोज करिए आप, तो गर्मी के दिन में आप छत पे बाल्टी रखिए, देखिए कितना गर्म होता है। इवन कुछ देर में वो बाल्टी का पानी कम भी हो जाता है। वो पानी कहां गया?
वो पानी बेसिकली वेपराइज्ड हो गया। वेपराइज्ड का मतलब वाष्पित हो गया और वो हवा में चला गया। ठीक है, अब यही चीज बंगाल की खाड़ी, जित समुद्र है, ये सारे समुद्र पे होंगे जहां भी सन की रेज बहुत तेज पड़ेंगे। ठीक है, तो ये पानी गर्म होगा और ये हवा बन जाएगा। अब हवा चलेगा स्थल की ओर। जब ये स्थल की ओर आते हैं तो एक समय के बाद, जिन्हें संघनन बोलते हैं, यानी डेंस हो जाएंगे और ये ऊपर चले जाएंगे, यानी ये और ठंडे हो जाएंगे तो बरस जाएंगे। अब ये पानी जब बरसेंगे स्थल पर तो वो तो हमें मीठे रूप में मिलते हैं। तो सबसे बड़ा फिल्टरेशन का काम किसने किया? नेचर ने किया। ये पानी वेपराइज्ड हुआ और स्थल पर आकर के बारिश हुआ तो हमें मीठे रूप में मिल गया। हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? अब ये पानी थोड़ा और ऊपर बढ़ेगा, मतलब ऐसे क्षेत्र में जहां बहुत ठंडा हो, जहां पर टेम्परेचर 1 डिग्री से नीचे गिर जाए, तो वहां बारिश बूंद के रूप में नहीं होगा, वहां पर बारिश होगा स्नो फॉलिंग, जिसे आपने बर्फ गिरना, बर्फ की बारिश आपने सुनी होगी। ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्रों पर यहां पर स्नो फॉलिंग होती है और फिर वहां बर्फ जम जाते हैं और गर्मियों में वही बर्फ धीरे धीरे पिघलते हैं और नदियों के रूप में हमें वो प्राप्त होते हैं। ठीक, अब ये सपोज कि आपके उत्तरी क्षेत्र यानी हिमालय क्षेत्र में स्नो फॉलिंग हुई, बर्फ जमा, सर्दियों भर वहां पे बर्फ जमा रहेगा, गर्मियों के दिनों में वो बर्फ धीरे धीरे पिघलेगा और वही हमें मिलता है किस रूप में? गंगा नदी के रूप में मिलता है। फिर जो भी नदियां होती हैं पहाड़ों से आती हैं, वो यही बर्फ पिघल करके हमें मिलते हैं। अब ये गंगा नदी फिर बहती है, इसका हम उपयोग करते हैं सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए। अंडरग्राउंड जो वाटर होता है वो यही पानी रिस करके जमीन में भी जाता है, तो हमें अंडरग्राउंड वाटर भी प्राप्त होता है। इसलिए नदियों के आसपास के क्षेत्र में थोड़ी सी गहराई पर जाने पर हमें पानी इजिली मिल जाता है। जहां पर नदियां नहीं है, चट्टानी क्षेत्र है, वहां पर पानी आप कितनी भी नीचे चले जाइए आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये नदी का पानी विभिन्न स्रोतों से हमें प्राप्त होता है, हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसे गंदा भी करते हैं और फिर ये चला जाता है समुद्र में। ठीक, तो वो पानी, वो जल जो हमें समुद्र से मिला था, फाइनली किस रूप में? ग्लेशियर के रूप में, हमने फिर नदी के रूप में, फिर अंडरग्राउंड वाटर के रूप में, और हमने इसका इस्तेमाल किया। जो गंदा किया वो फिर चला गया बंगाल की खाड़ी में। अब वो वही जल फिर अगले बार जब यहां गर्मी पड़ेगा, वेपराइज्ड होगा, फिर बारिश होगा इन क्षेत्रों में, फिर ये नदी बनेगा और फिर जाकर मिल जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम कहते हैं जल चक्र, वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल को समझने के लिए एक और पेज पर हम आते हैं। ये है वाटर साइकिल। अब आप इसको देखिए कि आपको ये दिख रहा होगा, तो मैं इसे और बड़ा कर देता हूं। ठीक है, ये पानी, ये खारा समुद्र है, उसका एक पार्ट, उसके बाद समुद्र होगा। ठीक है ना, तो ये पानी गर्म होगा, जब गर्म होगा तो ये वेपराइज्ड होगा, यानी वाष्पीकरण होगा इसका। जब ये वेपराइज्ड होगा तब ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, यानी वायुमंडल में। वायुमंडल में हवा में इसका संघनन होगा, यानी हम बोलेंगे बादल बन गया, यानी हवा में या वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ गई। जब ये आर्द्रता बढ़ता है तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आर्द्रता बढ़ने पर बारिश हो ही, राइट, लेकिन जब ये संघनित हो जाता है, यानी डेंस हो जाता है, और डेंस कब होता है? जब ये एक ऊंचाई पर जाता है, क्योंकि ऊंचाई पर ठंडा है वायुमंडल, और ठंडा होने पर फिर ये बरस जाता है। अब ये हम अगली बार पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि बारिश होने की क्या प्रक्रिया होती है। अभी आपको क्या समझना है? वाटर साइकिल। तो ये वेपराइज्ड हुआ, हवा में गया, वहां से बारिश हुआ, और बारिश से पहाड़ों पर स्नो फॉलिंग हुई, मैदानी क्षेत्र में जल की धाराएं बनेंगी, यानी नदियां बनेंगी छोटी बड़ी। ठीक है, या हम इस पानी को सेव भी कर सकते हैं। फिर यही पहाड़ों से पिघल करके हमें नदी के रूप में प्राप्त होगा और फिर ये वापस समुद्र में मिल जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। ठीक है, ये बात, इतनी बात याद रहेगी। अब ये जो हमें मिलता है, तो ये बेसिकली मीठे जल के रूप में हमें मिला। अब ये समुद्र में चला गया तो हम इसे बोलते हैं लवणीय जल, यानी इसमें ज्यादातर नमक और सोडियम क्लोराइड मिला होता है, तो हम इसे लवण बोलते हैं। ठीक है, तो समुद्र की जितना पानी है वो क्या है? लवण है।
इसको आप इजी वे में समझिए, खारा है या पीने लायक नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है इसमें सोडियम क्लोराइड मिला होता है। ठीक है, चलिए अब लवणता की जब हमने बात की तो थोड़ा सा आप एक चीज को समझिए, लवणता क्या है। पहली बात तो ये खारा होना या अशुद्ध होना या इसमें कुछ ना कुछ मिलावट होना। अब मिलावट क्या है? लवणता यानी 1000 ग्राम पानी में, यानी 1000 ग्राम पानी में मौजूद नमक की मात्रा महासागर की औसत लवणता कहलाती है। ठीक है, और 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है कुल महासागरों की औसत लवणता। ठीक है, यानी कि 1 लीटर पानी में 35 ग्राम सोडियम क्लोराइड मिला हुआ है। ठीक है, तो अब आप ये लवणता समझ गए। अब ये बताइए सबसे ज्यादा खारा या सबसे लवण ऐसा कौन सा जगह है जो सबसे ज्यादा जहां पे लवणता है? ठीक है, तो ये है इजराइल। इजराइल का डेड सी है यानी मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता है। हमने अभी कितना देखा था? 35 ग्राम, और यहां पर कितना है? 340 ग्राम। ठीक है, यानी 1 लीटर पानी में आप 340 ग्राम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड की मात्रा। ठीक है, तो पानी कितना बचा? केवल 70 लगभग 65-66% पानी बचा। ठीक है ना, तो ये सबसे ज्यादा लवण है कौन सा? डेड सी, मृत सागर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये संसार का सबसे मृत सागर है। फिर हमने इस सोर्स को देख लिया कि हमें मीठा जल किस सोर्स में ज्यादा प्राप्त होता है। ठीक है, ओके। अब ये वो बातें हैं जो आपको बुक में पढ़ना चाहिए और बुक में पढ़ करके ये समझना चाहिए कि हमें चीज़ों को कैसे सिंसियरली यूज़ करना है। ठीक है ना, ये वही बातें समझा रहा है कि ये बहुत बहुमूल्य साधन है और फिल्ट्रेशन का भी एक लिमिटेशन है कि आप अगर आपके घर में आरओ लगा हो और मैं कहूँ कि पर डे आप 10 गैलन वहाँ से आरओ से पानी फिल्टर कर लीजिए, तो वो आरओ कर पाएगा? या जितना भी कर रहा है मैं उसका 10 गुना बढ़ा दूँ तो क्या आरओ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए जितना फिल्ट्रेशन प्रकृति कर पा रही है नेचर से, जितना नेचर फिल्ट्रेशन कर पा रहा है, हमें उतने का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप चीज़ों को बर्बाद नहीं करेंगे तो वो आपके लिए पर्याप्त है। अब आइए, ये तो हो गया वाटर यानी जल। फिर हमने जल देखा, सबसे बड़ा जो सोर्स है वो सागर है 97%। तो वो तो बहुत बड़ा हो गया सागर। अब सागर जितना हमने पृथ्वी देखी है, पृथ्वी पर जितना हमने स्थल देखा है, स्थल से कई गुना बड़ा महासागर है। ठीक है, अब ये महासागर हैं, हमने तो देखा था कि भाई स्थल के ये जो प्लेटें हैं, जो परपट्टी है जिस पर हम खड़े हैं, ये प्लेटें भी हल्की हल्की मूव कर रही हैं। ठीक है, तो पानी तो ये तो और ही ज्यादा मूव करेगा। तो इसको हम कहते हैं महासागरीय परिसंचरण। अब परिसंचरण क्या होता है? तो पानी का एक तरीके से एक जगह से दूसरे जगह जाना। ठीक है, अब ये तो बहुत बड़ी जल राशि है, तो ये जब एक जगह से दूसरी जगह पानी जाता है तो अपने साथ बड़ी मात्रा में जल ले जाता है। तो ये हमें बहुत बड़े रूप में दिखाई देता है, जैसे आपने सुनामी देखा होगा। ठीक है, तो सुनामी में 50 मीटर से लेकर के 150 मीटर तक की ऊंची तरंगे होती हैं। तो समुद्र में तरंगे चलती रहती हैं। अब तरंगे चलने का कई सोर्स हो सकता है। एक तो वहां से हवा गुजरी, अब आप पानी पर रखिए और हवा फूकिए तो उस पर तरंग बनेगा। पत्थर डालिए तो उसमें तरंगे बनेंगी। जितना बड़ा पत्थर डालेंगे उतनी बड़ी तरंग बनेगी। इसके अलावा ये पानी है, अब ये जिस तल पे मौजूद है, यहां भी कुछ खिटपिट हुआ तो भी ऊपर क्या हुआ? तरंग उठेगा। मान लीजिए हमने देखा था ज्वालामुखी होता है, तो ज्वालामुखी हमने स्थल पर देखा। अब ये ज्वालामुखी कभी कभी पानी के अंदर भी होता है। भूस्खलन पानी के अंदर भी होता है। भूकंप पानी के अंदर भी आता है। प्लेटें टूटती भी हैं पानी के अंदर। तो जब ये विस्थापन होता है तो इसमें बड़ी मात्रा में जल राशियां एक क्षेत्र से दूसरी जगह की ओर विस्थापित होती हैं। राइट, अब सपोज कि किसी समुद्र के नीचे कोई प्लेट खिसक गई या वहां पर भूकंप आ गया, तो जो झटका लगेगा उससे पानी उठेगा और साथ में हवा चल रही है। अब पानी उठा और साथ में हवा ने एक उसको जोड़ दिया तो ये पानी और ऊपर उठ गया।
ये ऊपर उठा, फिर एक तरंग आई, उसको भी हवा दिया, वो और ऊपर उठ गया। इस तरीके से एक बड़ी मात्रा जल राशि की तटों की तरफ आ जाती है, ठीक है। और जब ये नुकसान करती है और बहुत बड़ी होती है तो हम कहते हैं सुनामी आ गया। जब ये छोटी रहती है तो हम इसे कहते हैं तरंग, राइट। तो जल का विस्थापन, ये जो पानी हमने देखा, ये एक जगह से दूसरी जगह आना जाना परिसंचरण है, और ये 3-4 माध्यमों से होती है। बेसिकली 3 माध्यम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरंगों के द्वारा, राइट, और एक है आपका महासागरीय धाराओं के द्वारा, ठीक है। महासागरीय धाराओं के द्वारा भी तरंगों का विस्थापन होता है, राइट। और एक होता है ज्वार भाटा के द्वारा, ये भी पानी को विस्थापित करते हैं। अब हम इनको बारी बारी समझेंगे कि तरंगे क्या है, ज्वार भाटा क्या है, और महासागरीय धाराएं क्या हैं। आप इतना तो समझ गए। जल का विस्थापन, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये महासागरीय परिसंचरण है। 3 तरीके से होता है, तरंगों के द्वारा, ज्वार भाटा के द्वारा, और महासागरीय धाराओं के द्वारा। तो तरंग को समझिए। महासागर में जल का उठना और बैठना, यही तरंग है। जैसे ये पानी है, राइट। अब मैं इसको हल्का सा डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूं, आपने तरंग देखा, यही तरंग है। अब तरंग में पानी चढ़ता है फिर उतरता है, लगातार होता रहता है, नियमित रूप से होता है, तो हम इसे तरंग कहते हैं। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि तरंगे जाकर खत्म होती है कहां पर, तटों के किनारे। तो आपने अगर कभी देखा होगा कि समुद्र में अगर आप किनारे पर खड़े हैं और नाव लेकर के आप बीच समुद्र में जाने की कोशिश करेंगे और तरंगे तेज हैं, तो आपको बीच समुद्र में जाने नहीं देंगी, वो तरंगे आपको वापस उठा करके तटों पर पटक देंगी, ठीक है। तो इस तरीके से तरंगे पानी को विस्थापित करती हैं, राइट। और इसी तरह इन्हीं तरंगों में जब ये तरंगे बड़ी हो जाती हैं, बड़े रूप में आती हैं, तो हम इसे सुनामी कहते हैं। जब तरंगे सपोज कि 15 मीटर ऊंची उठ जाएं या 150 मीटर ऊंची उड़ जाएं, तब ये सुनामी हो जाता है, ठीक है। ये वही बात है। और इनमें तरंगे तो होती हैं, वेग भी होता है, साथ में इनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। तो 400 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक तेज स्पीड से चलती हैं। तो सोचिए कितना नुकसान पहुंचाती हैं तटों पर जाकर, राइट। देयर आर सम डिस्टर्बेंस, बट कोई नहीं। दिस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल ग्लिच, ठीक है, ऐसा होता रहता है। चलिए, ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। आज का चैप्टर थोड़ा सा लंबा खींच सकता है, क्योंकि आज काफ़ी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी और उन्हें हमें समझना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, राइट। हाँ, ये है जल, ठीक है। अब इसमें आपने तरंगे पढ़ी। अब तरंगों के अलावा ये तरंगों का तांडव है। जैसे सुनामी आता है, सुनामी अपने साथ बहुत बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित करता है, लोगों को परेशान करता है। सपोज कि तट के किनारे जो लोग रह रहे हैं, अपने घर बना के रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे हैं, वो सारी चीज़ें उजड़ जाती हैं, ठीक है। और ये जहाँ जिस देश में सुनामी आता है उस देश की उस समय के मौसम को भी प्रभावित करता है, ठीक है ना। तो आप इसको समय मिले तो आप जरूर पढ़िए, ठीक है। चलिए, अब आप देखिए ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या होता है? एक तो तरंग हो गया, पानी उठा और गिरा, इसको तरंग बोलते हैं। तो तरंगों का स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि ये तटों की तरफ जाकर के खत्म होती हैं। अब अगली बात है, वो है ज्वार भाटा। तो दिन में 2 बार नियम से महासागर के पानी का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है, ठीक है। अब कभी कभी ये ज्वार तो बहुत ऊंचे आते हैं,
कभी कभी ये ज्वार छोटे रहते हैं, लेकिन ये 2 बार आते ही आते हैं। कैसे, इस बात को हम समझेंगे जब समुद्र का पानी तटों पर बढ़ जाए तो कहते हैं कि ज्वार आया, यानी इसको ज्वार कहेंगे। और जब वो पानी बाद में तटों से नीचे चला जाए तो हम कहेंगे ये भाटा है। यानी पानी का तटों की तरफ आना ज्वार हो गया और तटों से वापस जाना भाटा हो गया। ठीक है, अब इसको आप समझिए। ज्वार भाटा पहली बात तो 2 बार आता है, और दूसरी बात की ज्वार भाटा कभी कभी बहुत बड़े बड़े आते हैं। ठीक, ज्वार भाटा आता कैसे है? आपने पृथ्वी देखा, अब पृथ्वी किनारे, पृथ्वी चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई है, पानी से घिरी हुई है। अब हमने आपसे कहा था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेट कर रही है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि ज्वार भाटा क्या है। हमने कहा कि ये रोटेट कर रही है। इसके साथ में आप इमेजिन करिए चंद्रमा भी है, वो भी अपने अक्ष पर रोटेट कर रहा है और साथ में पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी चंद्रमा को लेकर के सूर्य का चक्कर लगा रही है। ध्यान रखना है, ये भी घूम रहा है, चंद्रमा भी घूम रहा है अपने अक्ष पर, और घूमते घूमते इसका चक्कर लगा रहा है, और ये तीनों चीजें साथ में होते हुए भी सूर्य का चक्कर काट रही हैं। तो चंद्रमा पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स है और पृथ्वी पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो पृथ्वी पर के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही पानी इस पर टिका हुआ है, राइट। इसीलिए कोई यहां पर है तो भी चिपका हुआ है, कोई यहां पर है तो भी चिपका हुआ है, कोई यहां पर है तो भी चिपका हुआ है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पानी इसके चारों तरफ फैला हुआ है। ये है पानी, इसके चारों तरफ पानी है, ठीक है ना। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, जो चंद्रमा है वो भी इसका चक्कर काट रहा है इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। चंद्रमा में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन पृथ्वी के मुकाबले कम है, ठीक है। फिर भी जब ये पृथ्वी के नजदीक होगा, 2 कंडीशन होता है, एक को बोलते हैं अपभू और एक को बोलते हैं उपभू। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पेरिहीलियन और एपिहीलियन, ये अभी हम नहीं समझेंगे वरना अभी होगी प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम आपको क्या समझना है कि चंद्रमा जब इसके पथ पर, अपने पथ पर पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो एक समय आता है जब ये सबसे नजदीक होता है और एक समय होता है जब ये सबसे दूर होता है। तो इसका तो फर्क पड़ेगा ही, साथ में एक समय ऐसा आएगा जब घूमते घूमते ये ऐसी जगह पे आ जाएगा जहां पर सन भी है एक लाइन में। तो जब एक लाइन में सन, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों आ गए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ गया पृथ्वी के आउटर साइड में, यानी पानी उस ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ जाने का कोशिश करेगा, राइट। लेकिन क्योंकि इतने दूर हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा नहीं लग पाएगा, तो पानी एक बार उठेगा और गिर जाएगा। तो जब ये उठता है, सपोज कि ये पूरा जल से घिरा हुआ पानी से, जब यहां से पानी उठेगा तो यहां का पानी तो खत्म होगा ना, विस्थापित होगा। तो यहां पर जो भी तट हैं उन तटों से पानी चला जाएगा, तो ये पानी उठ जाएगा और इन तटों से पानी खाली हो जाएगा। उठने के बाद जब ये फिर वापस गिरेगा पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो ये जो पानी उठा था, अभी ऐसी बात तो है नहीं कि आराम से गया आराम से आया, फिर ये धड़ाम से पृथ्वी पर आएगा और इधर का पानी विस्थापित होकर के इधर आएगा, तो यहां पर ज्वार ऊंचे आएंगे, ठीक है ना। जो तट अभी तक खाली हो गया था वो तट पानी से भर जाएंगे और उसमें थोड़ी और पानी आ जाएगा। इस चीज को हम यहां समझेंगे। यह है पृथ्वी, यह है चंद्रमा और यह है सूर्य। जब आपको चंद्रमा यहां दिख रहा है और सूर्य यहां दिख रहा है, तो सूर्य का भी ग्रेविटेशनल फोर्स है और चंद्रमा का भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ का तो अपना है ही, ठीक है। तो जहां से चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के पानी पर पड़ रहा है, वहां पानी थोड़ा खींचा, उठने की कोशिश किया हल्का सा। तो जो ये क्षेत्र है, यहां पे जो तट है, वहां के पानी क्या होंगे, खिसक करके यहां चले आएंगे और ये पानी ऊपर उठने की कोशिश करेगा, लेकिन उठेगा तो नहीं, फिर ये वापस गिरेगा। जब ये गिरेगा तो यहां पानी फिर ये बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन ये इतना कम है कि पानी खींच नहीं पाएगा ज्यादा, ठीक है। तो
इसका ग्रेविटेशनल फोर्स और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ने एक दूसरे को काउंटर किया, तो ज्वार आए तो, लेकिन बहुत बड़े ज्वार नहीं आए। ठीक है, अब आप दूसरा कंडीशन इसको इमेजिन करें। जब ये चंद्रमा घूमते घूमते यहां पर आ गया, यहां पर आने के बाद सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक रेखा में हो गई, राइट। तो अब क्या होगा, ज्वार आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा और ज्वार ज्यादा बड़ा होगा। जब बड़ा होगा तो इस क्षेत्र का पानी जो अभी हमने देखा था, जो यहां तक था, अब ये खिंच जाएगा यहां पर। ठीक है ना, तो यहां का पानी, यहां के जो तट होंगे उन तटों से पानी खिसक जाएगा, वो तट लगभग पानी से खाली हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये जाने का, पानी उठने का प्रयास करेगा, लेकिन पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, तो ये पानी वापस पृथ्वी पर आएगा। जब वापस आएगा तो ये दूसरी तरफ और ये इस क्षेत्र फिर पानी से भर जाएंगे। तो जब पानी तटों की तरफ आया तो ज्वार हुआ, और जब तटों से वापस गया तो हमने उसे भाटा कहा। ठीक, क्यों हुआ, इसके और इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है, सेम स्थिति ये भी है। जब ऐसा टाइम भी आएगा जब चंद्रमा और सूर्य दोनों अपोजिट होंगे, पृथ्वी बीच में होगा। ठीक है ना, तो इसका भी फोर्स लग रहा है, इसका भी फोर्स लग रहा है, लेकिन क्योंकि चंद्रमा ज्यादा नजदीक है तो चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स पानी पर ज्यादा लगेगा, तो इस तरफ पानी ज्यादा ऊपर जाएगा, इस तरफ थोड़ा कम जाएगा, लेकिन जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों चीजें खींचने पर यहां के जो क्षेत्र हैं वहां पर, वहां के तटों से पानी विस्थापित हो जाएगा, यानी खिसक जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ज्वार भाटा हो गया। अब क्यों आता है, तो सूर्य और चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। सपोज कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा हो जाए तो पानी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, निकल के चंद्रमा पर पहुंच जाएगा। ठीक, लेकिन चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स कम है पृथ्वी से, पहली बात। अब मैं कहूं कि सूर्य की तरफ क्यों नहीं जाता, तो सूर्य, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है तो बहुत ज्यादा, सूर्य से कई गुना, सॉरी अपने अर्थ से कई गुना है, लेकिन ये बहुत दूर है। उतना दूर जाने के लिए पानी कहता है भाई हम इतने दूर नहीं आ सकते, हमें हमारी पृथ्वी पर रहने दो। ठीक है, तो ये इजी वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश हो गई। ठीक है, आगे की क्लास में थोड़ा और टफ टर्म्स आएंगे, उन्हें हम वहां समझेंगे। ठीक है ना, अब जब ज्वार आते हैं, ज्वार भाटा, तो पानी विस्थापित होता है। सपोज कि ये तट अभी तक खाली था, अब यहां का पानी कहां गया था, इन क्षेत्रों में आया था। अब ये वापस फिर पृथ्वी अपने शेप में आएगी तो ये पानी वापस इधर आएंगे। अब यहाँ के जो कण थे, जो भी पार्टिकल्स थे, उसमें ज्यादातर क्या होंगी, मछलियां होंगी। ये मछलियां फिर वापस तटों पर आ जाती हैं, तो ये मछुआरों के लिए बड़ी अच्छी बात होती है कि जो मछली उनके पहुंच से बाहर होती है वो उनके रीच में आ जाती है। ज्यादातर ये मछलियां समुद्री किनारों पर पहुंच जाती हैं। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया ज्वार भाटा, और इस ज्वार भाटे से पानी भी इलेक्ट्रिसिटी भी तैयार की जाती है, क्योंकि पानी आता है और जाता है, इस क्रम में उसमें फोर्स होता है। आप उसमें टरबाइन लगा दे, वो टरबाइन घूमेगा, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ज्वार भाटा। और महासागरीय परिसंचरण यानी पानी के विस्थापन का जो तीसरा माध्यम है वो है महासागरीय धाराएं। अब धाराएं कैसे होती हैं, थोड़ा इसको समझेंगे। इसको समझने के लिए हमें आना पड़ेगा अपने पानी वाले मैप पर, समुद्र वाले मैप पर। एक मैप था ना हमारे पास समुद्र का, ये कहाँ गया, ये रहा। अब इसको थोड़ा समझेंगे। हमने क्या बोला, महासागरीय धाराएं। ठीक है, अब महासागरीय धाराओं में आप देख रहे हैं ये 0 डिग्री हो गया, यानी इक्वेटर, राइट।
ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, और एक है मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मैंने कहा था कि इन क्षेत्रों में वर्ष में कभी ना कभी सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। इनके बाद के क्षेत्रों में नहीं पड़ती सीधी किरणें, तिरछी किरणें जाती हैं। इन क्षेत्रों में सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। तो क्या होता है, जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है, इन क्षेत्रों में टेम्परेचर कम होता है। ऊपर भी हमने देखा कि पोल के पास अंटार्कटिका में तो बर्फ ही जमा है, और आर्कटिक सागर ये भी पूरा बर्फ से ढका हुआ है, राइट। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि इस क्षेत्र का पानी तो सब जगह जुड़ा ही हुआ है, हर जगह पानी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। आप यहां देख रहे हैं, यहां भी पनामा नहर हमने बताया था, इससे ये दोनों मिल जाते हैं। फिर यहां से आप देखेंगे एक पाक स्टेट बताया था, वो बंगाल खाड़ी, अरब की खाड़ी मिल जाता है। तो इतना दूर घूमने जरूरत पड़ती है। तो पानी सब आपस में जुड़े हुए हैं। अब कहीं का पानी ठंडा है तो कहीं का पानी गर्म है। इससे क्या होता है, आप एक बेसिक चीज जानते हैं, साइंस में भी आपने पढ़ा होगा कि गर्म पानी ठंडे की तरफ जाने की प्रवृत्ति होती है और ठंडे को गर्म की तरफ जाने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। सपोज ये क्षेत्र पूरा गर्म हो चुका है पानी से। अब ये पानी जाएगा ध्रुवों की तरफ, ठीक है, और ध्रुवों का ठंडा पानी आएगा इस तरफ। तो एक बहुत बड़ी मात्रा में जल राशियों का परिसंचरण हो रहा है। इसको हम एक और पेज में देखेंगे। जो बड़ी मात्रा में जल का परिसंचरण हो रहा है, यही महासागरीय धाराएं हैं, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण धाराएं। अब आप इससे एक चीज आपने कॉमन समझा होगा कि जो विषुवत रेखा के आसपास जो पानी होगा और यहां से जो धाराएं बनेंगी, यानी जो विस्थापित होंगी, जो यहां से चलकर कहीं और जाएंगी, तो ये क्या होगा, गर्म होगा, ठीक है। और ध्रुवों से यानी पोल से, यानी कि जो ठंडे वाले क्षेत्र हैं, वहां से जो पानी आएगा वो क्या रहेगा, ठंडा रहेगा, ठीक। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब इसमें देखिए, जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है, ये सारी ठंडी जलधाराएं हैं, और जो रेड कलर की दिख रही है, ये गर्म जलधाराएं हैं। मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी मात्रा में विस्थापित होती हैं, तो इन्हें जल धाराएं बोलते हैं। आप अगर इसको प्रैक्टिकल करना चाहें तो एक तरीके से आप देख सकते हैं। बड़ी सीधी सी बात है कि अगर आपके घर में इमल्सन रॉड हो, या जिससे आप पानी, नहाने का पानी गर्म करते हो जिस रॉड से, अगर वो भी हो, आप उसको डाल के देखिए तो पानी आपको अंदर घूमता हुआ सा दिखेगा। यानी वहां का पानी जो गर्म हो रहा है वो ठंडे की तरफ जाएगा और ठंडा पानी उसकी तरफ आएगा। या आप सीधी सी बात है, ठंडे पानी और गर्म पानी को आपस में मिला करके देखिए, ठीक है। तो वो दोनों पहले एक दूसरे की तरफ घूमते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ी मात्रा में पानी का परिसंचरण होता है, विस्थापन होता है, ठीक है। अब इसमें जो धाराएं विषुवत रेखा पर बनेंगी वो गर्म होंगी, और जो ध्रुवों पर बनेंगी वो ठंडी होंगी। अब एक ऐसा होता है कि जैसे आप देख रहे हैं लेब्राडोर धारा, ये कहां से आ रहा है, ध्रुवों से आ रहा है, और ये है गल्फ स्ट्रीम, राइट। अब ये गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा है, ये यहां पर आकर के मिलते हैं तो यहां पर क्या बनता है, फॉग बनता है। और इस क्षेत्र में मछली पालन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहां का टेम्परेचर इतना सरल हो गया, इतना मृदु हो गया कि वहां पे जीव पनपने लगते हैं, राइट। वो हम पढ़ेंगे बाद में। प्लैंकटन्स होते हैं, उन्हें खाकर मछली जीवित रहती हैं। इनके कारण इस क्षेत्र में मछली पालन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा क्यूरोशियो और ओयोसियो ये धाराएं मिलती हैं, तो जापान के आसपास बहुत ज्यादा मछली पालन होता है, ठीक है। अब ये धाराएं हैं, अभी हम यहां नहीं पढ़ेंगे, इसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण धाराएं होती हैं, उनके बारे में आपको जानकारी रखना है कि कौन सी धाराएं किस क्षेत्र से गुजरती हैं। अब आपको यह ध्यान रखना है कि धारा अपनी प्रवृत्ति के अनुसार जहां से गुजरती है वहां का टेम्परेचर भी बदल देती है। जैसे विषुवतीय धारा है या गल्फ स्ट्रीम है, तो गल्फ स्ट्रीम इस क्षेत्र का तापमान बढ़ा देगी, ठीक है ना। लेब्राडोर है, लेब्राडोर यहां से आ रही है तो ये इस क्षेत्र का तापमान बढ़ा देगी, राइट। इसी तरीके से अग्लुहास धारा है, ये यहां का टेम्परेचर बढ़ा देती है,
ठीक है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, ये यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा देती है। तो धाराएं अपने प्रवृत्ति के अनुसार जिस क्षेत्र से गुजरती हैं वहां का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा आज का चैप्टर हो गया, ये धाराएं हो गई। बेसिकली आपको आज ये समझना है कि महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, और इसको समझने के बाद अब कितनी महासागरीय धाराएं होती हैं, उनमें कौन सी गर्म होती हैं, कौन सी ठंडी होती हैं, कौन सी किस क्षेत्र से जाती हैं, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब कुछ सॉरी कुछ क्वेश्चन पे बात कर लीजिए। निम्न प्रश्नों को उत्तर देना है। मैंने आपसे कहा था कि मिनिमम 20 और मैक्सिमम 50 इतने वर्ड में आंसर देना है। वर्षण क्या है, यानी बारिश क्या है, ये आपको बताना है। अभी हमने ऊपर किया इसको। जल चक्र क्या है, बहुत अच्छे से आपको समझाया। कोशिश करें जैसा वहां पे डायग्राम था वैसा डायग्राम आप भी बनाएं। ठीक है। लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ज्वार भाटा क्या है, ये कैसे उत्पन्न होते हैं, और महासागरीय धाराएं क्या है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अगर एक्सप्लेन करने में कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, या कोशिश करें कि अपना आंसर लिखिए और लिख करके हमें व्हाट्सएप पर सेंड करें। ठीक है, तो वहां पे ज्यादा बेटर हो पाएगा। बाकी हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय, और ये अक्सर आपके एग्जाम में, वनडे एग्जाम्स में, इवन मैंने आपको बताया कि आईएएस तक के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, चलिए। वो प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल और स्थल के बीच चक्कर लगाता है, क्या कहलाता है? हमने क्या देखा था, यही जल चक्र है। और इतने ही वर्ड में आपको उसका आंसर लिखना है जहां पे जल चक्र के बारे में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं, मैंने आपसे कहा भूमध्य रेखा के निकट, यहां पर गर्म जल धाराएं उत्पन्न होती हैं, और ध्रुवों के पास क्या होती हैं, ठंडी जल धाराएं। ठीक है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है? हमने क्या देखा था, ज्वार भाटा। ठीक है, चलिए, तो आज का टॉपिक यहां पे खत्म होता है।